हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू कैंपल्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट तो अपन करेंगे नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ क्या अपन को करना है इस लेक्चर में, क्या नहीं करना है। तो आपको मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। जस्ट ए सेकंड, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ इस चीज़ का। तो देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है कैंपल्स। तो हमने एक सीरीज शुरू की है, इसके अंदर कौन सी, चैप्टर 1, जो है क्लास 11th के लिए, है ना। चैप्टर 1 क्लास 11th के लिए अपन कवर करने वाले हैं। इसमें क्या कवर कराएंगे अपन, इसमें अपन करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो, क्योंकि थ्योरी तो आप सब जगह पर पढ़ाई कर लोगे। आपको यूट्यूब, काफ़ी ऐसे यूट्यूब चैनल है जिस पर आप थ्योरी कवर कर सकते हो। स्कूल में आपने थ्योरी कवर कर ली होगी, काफ़ी जगह आपने थ्योरी कवर कर ली होगी, लेकिन जो मेन मोटो है आपको, जैसे आपको जेई नीट को आप टारगेट कर रहे हो, किसको, जेई नीट को अगर आप टारगेट कर रहे हो और 11th 12th में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हो, क्योंकि 11th कंप्लीट आता है जेई नीट में, तो उसके लिए आपके आपके जो हैंड्स ऑन लर्निंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्वेश्चंस पर। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए तो एट द एंड जाकर आप चीज़ें, कंसेप्ट जो है आप कंप्लीटली भूल जाओगे। बिना कंसेप्ट के कोई काम चलने वाला है नहीं। तो मेरा मोटो है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतना ही आप जेई नीट में अच्छी रैंक लेकर आ पाओगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, क्वेश्चंस भी आप कर लेते हो इस। अब मैं इस जो अपने कैंपस यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं कंप्लीट केमिस्ट्री करने वाला हूँ। कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री मतलब पहले तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बाद मैं अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक है, जिसमें मैं जेई नीट के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, वो आपको हेल्प करवाऊंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपकी केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे करवा दूंगा। अब देखिए, पढ़ाने का तरीका की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस को पहचान आना चाहिए कि आप कैसे उस क्वेश्चन की पहचान क्या है। मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है ना, उसको अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि हम क्या जाते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि उसको शुरुआत कैसे करें, उसको स्टार्ट कैसे करें, हमसे पूछा क्या गया, हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले, जैसे आपकी कुछ ना कुछ पहचान होती है ना, वैसे ही कुछ ना कुछ पहचान किसकी होती है, हर एक क्वेश्चन की होती है। तो आपको उस क्वेश्चन की आइडेंटिटी पहचाननी है, उस क्वेश्चन की पहचान क्या है ये पहचाननी है। ठीक है ना। उस कंसेप्ट को अगर आप पहचान नहीं पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में। सबसे पहली बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। आपको अलग दिखना है तो कंसेप्ट को पहचानना सीखो, उस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट छिपा हुआ है उसको पहचानना सीखो। ठीक है ना। वो इस यूट्यूब चैनल में मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को सोल्व करूँगा। अच्छा, आप बोलोगे सर आप इतना उसके साथ इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल सकते हो कि क्वेश्चन को पहचानना सीखो, ये सीखो। बेटा मैं खुद एनआईटी से हूँ। ठीक है ना। जेई नीड, जेई जेई मेन और एडवांस की तैयारी मैंने खुद ने कोटा में की है। मैंने कोटा में जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी कर रखी है। तो बेटा मुझे जिस, अब तो आपका पेपर जेई मेन का काफ़ी सिंपल आने लग गया है, क्योंकि दो पेपर होते हैं। तब मैंने की थी तो एक भी पेपर आता था जेई मेन का और एक एडवांस का आता था। तो उस टाइम लेवल भी काफ़ी अच्छा था, तो मुझे पता है कि आपको अप्रोच कैसे करना है। तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए मेरे साथ। मैं इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं हर एक कंसेप्ट को कवर करने वाला हूँ। क्वेश्चन तो मैं करूँगा करूँगा, लेकिन हर एक कंसेप्ट को मैं बेसिक से भी सिखाने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक मिनट रुकिए, मैं कलर चेंज, ये मेरा पेन थोड़ा सा। हम्म पहला क्वेश्चन अपने पास, मोलर मास कैलकुलेट करना। क्या बोला उसने, मोलर मास। तो देखो दो चीज आती हैं, एक होता है एटॉमिक मास, जल्दी से कवर करूंगा, एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है मोलर मास, जिसको अपन मोलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। मोलिक्यूलर मास, आप बोलो सर एटॉमिक मास, अरे कोई भी एटम का मास। जैसे रोहन का मास, रोहन का मास क्या होता है, जो रोहन का वेट है वही हो गया। तो ऐसे किसी भी एटम का मास, तो जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि एक दिख रहा है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो एक ही एलिमेंट, तो ये क्या हो गए, एटम्स हो गए। तो इनका मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो एटॉमिक मास। ठीक है। मोलिकुलर मास क्या होता है, अरे मोलिक्यूल क्या होता है, जो एटम से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2, तो ये क्या बन गया, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं, तब वो फॉर्म करते हैं मोलिक्यूल। क्या फॉर्म करते हैं, मोलिक्यूल। तो इसी मोलिक्यूल का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा मोलिकुलर मास। कैसे निकालना है चलो देखते हैं अभी। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना।
ये बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहा हूँ इनको, ठीक है ना। तो एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। और आपको कुछ भी लगता है सर स्पीड आपकी ज़्यादा है या स्पीड कम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इन चीज़ों को कवर कर लूँगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है ना। चलो अब इन चीज़ों को अपन कवर करते हैं। अब वन बाय वन समझना बेटा, है ना। देखिए मेरे पास क्या है, H2O है, तो आप पहले बोलोगे देखो H2O क्या है, अब ये मोलिक्यूल है। मोलिक्यूल कौन सा है, कंपाउंड का, क्योंकि डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो होता है कंपाउंड। तो यहाँ पर देखो ये मोलिक्यूल है मेरे पास, तो अपन को क्या निकालना है, मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास। कैसे निकालना है, अरे जितने हाइड्रोजन है कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, बस हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन का मास ऐड कर दो इसमें, एक ऑक्सीजन कितने इसके अंदर, 1, कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है 1, और मास कितना है एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 2 प्लस 16 प्लस 18 यू। यू क्या है, यूनिट है। आप 18 AMU भी लगा सकते हो, 18 ग्राम पर मोल लगा सकते हो। सर आप बोलोगे सर ये ग्राम पर मोल कहाँ से आया, चलो मैं बता देता हूँ। देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल होता है गिवन मास बटा में मोलिकुलर वेट। तो आप मोलिकुलर, अब देखो आप मोलिकुलर वेट निकाल लो ना, तो मोलिकुलर वेट की यूनिट निकाल लो, तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू हो जाएगा, ये गिवन मास है तो गिवन मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, और मोल नीचे मोल आ जाएगा, तो ये एक यूनिट ये भी आ गई ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा अब निकालते अपन CO2 का मोलिकुलर मास, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन कितना है 1, कितने हैं कार्बन कितना है 1, एक कार्बन का मास कितना है, एटॉमिक कार्बन का अपन को क्या लेना है, एटॉमिक मास, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास लेना है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है 2, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 32, तो ये हो जाएगा अपने पास 44 AMU, ठीक है। तो आपने CO2 का निकाल लिया, ऐसे ही आप CH4 का निकाल सकते हो, CH4। कार्बन कितना है 1, एक का मास कितना है एक कार्बन का 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो कितना हो गया 1 है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 12 प्लस 4 प्लस 16 U, मतलब 16 AMU या फिर 16 ग्राम पर मोल। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनका मास निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये था एल मोलिकुलर मास या मोलर मास, ये बहुत जरूरी है आपको। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इसका मोलर मास कितना है, आपके क्वेश्चंस के बीच में आएगा, तब आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ, जो अगर, ठीक है ना, अगर आप एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जो भी ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये मतलब बेसिकली सब पे अप्लाई नहीं होती है, और 20 तक जो एलिमेंट है ना, आप उसी पर इसको अप्लाई करना, 20 तक जो एलिमेंट है, ठीक है ना, उन्हीं तक इसको अप्लाई करना। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि वैसे याद रखने की नीड नहीं है, लेकिन समझ लो, ज्ञान तो ज्ञान होता है, नॉलेज नॉलेज होती है। देखिए अगर आपको किसी का जैसा आपको किसी भी एटम का मास निकालना है, मतलब एटॉमिक मास निकालना है, तो आप निकाले कैसे, जैसे मैंने बोला आपको मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है, अब आपको याद नहीं है, तो हर किसी को मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो याद है ना। एटॉमिक नंबर क्या है 12, जिसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं 12। अगर एटॉमिक नंबर क्या आ जाए अपने पास E1 आए, क्या बोला मैंने, अगर एटॉमिक नंबर E1 आए तो आपको क्या करना है, उस एटॉमिक नंबर का डबल कर दो, 24 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, इसका एटॉमिक वेट आ गया, एटॉमिक मास आ गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए नियोन ले लेते हैं, नियोन कितने पर आता है 10 पर, ई, और एटॉमिक नंबर इसका 10 है, क्या ऐसा है E1 है, और आप जानते हो E1 का क्या करना है डबल, तो नियोन का एटॉमिक मास कितना हो गया 20U। ये लो, अब चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आप किसका लेते हैं, मैंने ले लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने पर आता है 13 पर। अगर एटॉमिक नंबर ओड आए, 13 क्या है ओड है ना, अगर एटॉमिक नंबर क्या आए, अगर एटॉमिक नंबर ओड आए तो आपको इसका कैसे निकालना है, इसका क्या करना है, आपको डबल प्लस वाला करना है, 13 × 2 मतलब डबल, प्लस 1 और करना है, मतलब डबल करके उसमें +1 कर देना है, 26 + 1 तो 27U, ठीक है, क्या आ गया 27U। चलो अब एक और ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम कितने पर आता है 11 पर आता है, ओ ई ओड है ना,
और का क्या करना, डबल प्लस वन, तो 22 प्लस वन 23 u, बस हो गया। आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, दो तीन एलिमेंट्स है जिनके आपको जो मतलब एक्सेप्शन समझ लो, उनको याद रखना है, ठीक है ना। एक तो आता है, मैं एक मिनट इसको हटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, हाँ, ये फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना। देखो एक आता है अपने पास बेरेलियम। बेरेलियम कितने पर आता है, बेरेलियम कितने पर आता है पता है किसी को? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 पर आता है। और मैंने क्या बताया था, अगर एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर क्या है, E1 आया तो उसका डबल करना है। तो इसके हिसाब से इसका होना क्या चाहिए, इसका 8 होना चाहिए, लेकिन बेटा इसका होता है 9, 8 गलत होता है, तो आपको बेरिलियम याद रखना है, ठीक है। और किसका रखना है आपको, नाइट्रोजन कितने पर आता है, 7 पर। नाइट्रोजन कितने पर आता है, 7 पर। तो 7 क्या ई ओड है, ओड का डबल प्लस वन होना चाहिए था, मतलब 50, इसका क्या होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है इसका, 14। अरे यार 14 होता है, तो ठीक है ना। तो ऐसे आपको बेरिलियम, नाइट्रोजन और एक क्लोरीन का भी याद रखना है, 35.5, और ऑर्गन का रखना है 40, ऑर्गन का रखना है आपको 40, ठीक है ना। ये बस एक्सेप्शन है, इनको याद रखना है। चलिए ठीक है, मोलिकुलर मास क्लियर, अपन आगे चलते हैं। बेसिक चीज़ थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी कवर किया है, जो मुझे लगेगा ना कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बार बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता ना करें आप। देखो, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सोडियम सल्फेट। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक परसेंटेज निकालने का तरीका समझाता हूँ। देखिए, आपको मान लीजिए आपके पास, देखो परसेंट रटना नहीं, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, आपके निकाल लोगे, लेकिन फॉर्मूला हर जगह हर बार याद नहीं रहेगा, तो बस दिमाग में कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए, मैं कंसेप्ट कैसे बना रहा हूँ, परसेंट, देखो वैसे आपको परसेंटेज निकालना थे। मान लीजिए आपके पास एक सब्जेक्ट ए है, सब्जेक्ट बी है, सब्जेक्ट सी है, एक सब्जेक्ट ए है, एक सब्जेक्ट बी है, एक सब्जेक्ट सी है, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स आपको बताने हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए सब्जेक्ट ए और बी में और सी में, 25 प्लस 55 प्लस 20, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 60 80, 25 70 80 100 हो गए, 100 मार्क्स आपके टोटल हो गए। मतलब सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी में 100 मार्क्स आपके टोटल है, ठीक है ना। मैंने पूछा आपको कि सब्जेक्ट ए में कितने परसेंट मार्क्स आए, आपने क्या बोला, मैंने सब्जेक्ट ए में कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आपने बोला सर मेरे 25 मार्क्स आए, पर आपने बोला सर मेरे 25 मार्क्स आए, मैंने बोला बेटा मुझे परसेंटेज बता। तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो आपको जब एक का परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना है, जिसका पूछा गया है, लिसन, जिसका पूछा जाता है, चाहे आप ये परसेंटेज कहीं भी अप्लाई कर लेना, केमिस्ट्री में करो, मैथ में करो, कहीं भी कर लेना, कहीं भी सब ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। जिसका पूछा गया है उसको, उसका जो भी मार्क्स के बारे में बात करें तो अपन ऊपर किसका मार्क्स रख देंगे, जिसका पूछा गया है, मतलब ए का रख दिया, ठीक है। और डिवाइड कैसे करना है, जो टोटल है, जो टोटल है उससे से आपको डिवाइड करना है। टोटल मार्क्स कितने थे, 100 है। और देखो, जब कभी भी बेटा आपको परसेंटेज निकालनी होती है तो हमेशा आंख बंद करके 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25%। मान लीजिए बी का परसेंटेज निकालना है, बी का, तो मैंने क्या बोला, जिसका पूछा गया है, ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। बी का पूछा गया है, तो बी का क्या है अपने पास, बी का मान लीजिए 20 है, और टोटल कितना नीचे 100, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। पेन इतना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20%, कितना आ जाएगा, 20%। ऐसे सी का निकाल सकते हो आप, जिसका पूछा गया है उसको ऊपर रख दो, जिसका पूछा गया है उसको ऊपर रख दो, 55 वटा में 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 55%, 55%। ऐसे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, मतलब जिसका पूछा गया है उसको ऊपर रखो और नीचे टोटल से डिवाइड कर दो। तो सेम बात अपन इधर अप्लाई करते हैं। देखो अपन, चलो देखो कैलकुलेट, देखो यहाँ पे क्या पूछा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा,
मास परसेंट, वहाँ पे अपन ने मार्क्स के बारे में बात की थी, यहाँ पे मास परसेंटेज पूछा गया है। डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब जैसे एलिमेंट कौन होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन एलिमेंट्स का आपको परसेंटेज निकालना है। किस में निकालना है? इस टोटल में से। ठीक है ना। तो आप देखिए मैंने क्या बताया था, जिसका पूछा गया उसको ऊपर रखना था। तो आप बोलोगे सर निकाले कैसे इसका, पहले परसेंटेज निकाले कैसे? तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? इसका मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका मास, टोटल इसका मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अपन टोटल, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास Na2SO4 का। ठीक है ना। तो टोटल मास कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का कितना होता है देखो, अभी आपको निकालना सिखाया था मैंने मोलिकुलर मास, जितना एटम्स होते हैं और जिसका पूछ। ठीक है, सोडियम 2 × Na प्लस 1 × सल्फर +4 × ऑक्सीजन। ठीक है ना। अपन को ऐसा निकालना है। अब आपको पता ही है 2 × सोडियम का कितना होता है, बताओ बताओ, अभी निकालना बताया था ना, 23 प्लस, एक मिनट रुको यार ये गड़बड़ और करता है, +1 × सल्फर का कितना होता है? देखो ये आपको ऐसे एग्जाम में गिवन होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पास मैंने गिवन नहीं दिया। तो सल्फर का होता है 32.006 +4 × ऑक्सीजन का ले लेते हैं अपन 16। ठीक है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा निकल कर 142.066 ग्राम। देखो ठीक है, ये आ गया अपने पास मोलर मास, ये अपने पास मोलर मास आ चुका है। अब देखो आप इसको ऐसे भी एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लीजिए मैं Na2SO4 है, Na2SO4 है, तो Na2SO4 का मैंने मान लीजिए 1 मोल है। क्या मान लिया मैंने? 1 मोल है Na2SO4 का। तो अब मान लीजिए Na2SO4 का 1 मोल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 मोल इक्वल टू मास, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास। ठीक है ना। तो आप मोलिकुलर मास मान लीजिए 1 × 142.066 आया। तो गिवन मास अपने पास ये आ चुका है Na2SO4 का 142, क्योंकि देखो 1 मोल में 1 मोल का मास उतना ही होता है जितना उसका मोलिकुलर मास होता है। वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, एक आइडिया दे दिया। वैसे आपको इसकी नीड है नहीं इतनी, बस एक जिसको आइडिया लेना था उसके लिए था। ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है? सोडियम का परसेंटेज निकालना है। किसका निकालना है? सोडियम का परसेंटेज निकालना है। सोडियम का परसेंटेज कैसे निकालना है? तो देखो जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दो। तो अपन को सोडियम का निकालना है, तो सोडियम का 23, और कितने सोडियम थे? 2। ये भी याद रखना है कि उसके एटम कितने थे, उसके एटम कितने थे, क्योंकि आपको सोडियम का निकालना है ना, तो सोडियम का पूरा मास लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सोडियम के कितने थे वो भी आपको याद रखना है। और नीचे टोटल, ऊपर जिसका पूछा गया है नीचे टोटल 0.066। ठीक है, इनटू परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई। इसको आप सोल्व करोगे तो देखो मैं आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए नहीं आया हूँ, वो आप जानते हो 11th क्लास में हो। ठीक है न, ये आ जाएगा 32.4%। अगर आपको निकालना है किसका? सल्फर का, तो सल्फर का परसेंटेज निकाल सकते हैं अपन। सल्फर का कितना है? जिसका पूछा गया है उसको रख दो। तो अभी आपने 142.06 × 100, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, सल्फर का आ जाएगा, कैलकुलेटेड करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो 22.6%। ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है किसका? ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। ये किस में निकाल रहे हैं सब अपन? Na2SO4 में कितना प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, Na2SO4 में सोडियम कितना प्रेजेंट है, Na2SO4 में सल्फर कितना प्रेजेंट है, वो निकाल रहे हैं अपन। ठीक है ना। ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 60, अरे यार ये गड़बड़ हो, एक मिनट रुको, इरेजर लेने दो मुझे इसको। वो क्या, मैंने अपने जो डिजिटल पेन है उसकी निब चेंज कर दी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है ये। 4 × 16। ठीक है, 4 × 16, और नीचे टोटल 142.066 × 100। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ गया अपने पास? ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया 45। अरे यार क्या चला गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है?
ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया मेरे पास 45.05%, ये मेरे पास ऑक्सीजन का आ गया। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप टोटल परसेंटेज को, जो मतलब जितने भी परसेंटेज निकाला आपने सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, इनको ऐड कर दो। ये तो बेसिकली परसेंटेज आ गया। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो अपन कर सकते हैं। कैसे करना है, जितने भी परसेंटेज है उनको ऐड कर दो, प्लस 22.6 प्लस 45.05, तो आप इनको करोगे तो ऐड 100% आएगा। अगर आपका इनको ऐड करने पर, सभी एटम्स को ऐड करने पर, मतलब उनके परसेंटेज को ऐड करने पर आपका अगर आपका आंसर 100% आता तो इट मीन्स आपने जितनी भी कैलकुलेशन की है वो सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये परसेंटेज क्लियर, परसेंटेज क्लियर। ठीक है, इसको याद रखना आप। परसेंटेज का सिंपल पूरा फंडा मैंने कवर कर लिया है। चलो, ये हो गया था वही परसेंटेज समझाने के लिए। अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये देखो, ये 11th के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जेई नीट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कम है। मतलब क्योंकि जेई नीट में देखो यार, मैं वो तो हूँ नहीं जेई नीट का पेपर बनाने वाला कि मैं बता दूंगा कि ये आ जाएगा भाई। बता रहा हूँ कि क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं और आ भी जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं। बट 11th के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको 5 मार्क्स दिलाकर जाएगा ये। और आपको समझ में आ जाएगा कि एम्पेरिकल फार्मूला बनाना कैसे है। ठीक है ना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, किसका पूछा है, ऑफ आयरन। आयरन के ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। मास गिवन है, मतलब मास परसेंटेज गिवन है आपको, जो अपन ने भी पीछे निकाला था ना मास परसेंटेज, वही परसेंटेज गिवन है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके लिए इसको करने से के लिए अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं पहले, एक एलिमेंट की टेबल, एक एलिमेंट लिख लो, परसेंटेज लिख लो, एटॉमिक मास लिख दो। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा क्या है, मोल लिख दो। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मोल, शो ऑफ मोल्स। ठीक है ना, सॉरी। तो किसका निकालना है अपन को, आयरन ऑक्साइड का। तो आपको एलिमेंट देखना है कौन कौन से, एक तो आयरन है, एक ऑक्सीजन है। परसेंटेज कितना है गिवन है, मास परसेंटेज 69.9, 69.9 और 30.1%। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मैं आपको बता दूं, एटॉमिक मास वही कि उस आयरन का एटॉमिक मास कितना है, तो आपको एग्जाम में गिवन होगा, चिंता मत कीजिए, 56 पॉइंट, सॉरी ये क्या हो गया, 56.00, अगर आप डिजिटल फॉर्म में लिखना चाहते हो सिग्निफिकेंट नंबर में। और ये हो गया हमारे पास 16। ठीक है ना, वो कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ .00 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, सिग्निफिकेंट नंबर की वजह से मैंने लगा दिया ऐसे ही। ठीक है ना, अच्छा। अब आपको मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालना है, मोल का फॉर्मूला होता है आपको पता है, गिवन मास बट्टा में या अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट। तो गिवन मास क्या है अपने पास, अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं बेटा, 100% की बात करें तो अपन ने उस 100% को लेट्स अंडरस्टैंड इट, लेट्स टेक इट 100 ग्राम, जो 100% है अपन उसको 100 ग्राम मान लिया है। तो 100 ग्राम में आयरन कितना हो गया, 69.9%, सॉरी 69.9 ग्राम, तो ये 69.9 ग्राम। ठीक है, ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, सॉरी मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पर मोलिक्यूल तो है नहीं, तो एटॉमिक वेट लेंगे, तो एटॉमिक वेट कितना है 56, ये ले, ये आ गया। ठीक है, सेम ऐसा ही कितना मास, कितना मास हो जाएगा, गिवन मास कितना हो जाएगा 30.1, और एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 16। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.25, 1.25, और इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.88। ठीक है, अपने पास ये आ गए। अब ध्यान रखना, अब इसमें 1 पॉइंट मोल आ रहा है 1.25, 1.88, तो अपन को क्या करना है, जब सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ कॉलम, रेशियो ऑफ मोल्स वाला जो कॉलम है उसमें क्या करना है, आप इन दोनों को लिखो एज इट इज, 1.25
ये पॉइंट है, ठीक है ना। 1 पॉइंट हटा देता हूँ, रुको एक बार इसको, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा देता हूँ मैं। 1.25 और 1.88 आया है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है आपको, जो मोल्स आए हैं ना, जिसका मोल सबसे कम है सॉरी, जो मोल्स आपने निकालने हैं और जिसका मोल सबसे कम है उससे सबको डिवाइड कर दो। जैसे मान लीजिए सबसे कम मोल किसके हैं, 1.25 है सबसे मोल, सबसे कम मोल कौन है, 1.25, तो 1.25 से डिवाइड कर दो, 1.25 से डिवाइड कर दो, और आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी, 1। और यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी जो क्या आ जाएगी, ये जेड नहीं है, इक्वल है, ठीक है ना, थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगी 1.5, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, होल नंबर, क्या लिखा है, होल नंबर। तो 1 तो होल नंबर है, लेकिन 1.5 होल नंबर नहीं है, तो अपन को इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 3। तो देखो आयरन का लास्ट में कितना आया है, 2 आया है, और ऑक्सीजन का कितना आया है, 3 आया है। तो मतलब अपन कैसे लिख सकते हैं, Fe2, अरे यार ये पेन ने, और Fe2O3, जितना भी आता ना होल नंबर बनाने के बाद, उतने ही उस ऑक्सीजन के या उस एटम के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो Fe2O3 अपने पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। ये बेसिक तरीका है, इसी के थ्रू आपको जाना है, 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो आपको एज इट इज सोल्व करना है। इसके आपको इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, ऐसे ही टेबल बना के करनी है, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 50 तरीके करोगे एक भी तरीका याद नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। या तो एक तरीके को 50 बार कर लो, वो जिंदगी भर याद रहेगा, या फिर 50 तरीके, या फिर एक क्वेश्चन को 50 तरीके से कर लो, वो कभी याद नहीं रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है क्लियर, इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट, हम्म, चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी नीट जेई सब में आने वाला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं मुझे लगता है। इसको दिमाग रखना, अपना दिमाग खुला रखना इसको समझने के लिए, ठीक है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज कर सको, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को बेसिक से मैं बता पाऊँ, ठीक है। चलो देखिए, इसमें क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। आपको क्या बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है, ये आपको बताना है। कब कब बताना है, क्वेश्चन 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है, 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी है, इनके बेसिस पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है। तो सबसे पहले अपन कर लें सोल्व फर्स्ट वाले को। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा लिख लेते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर, मतलब कार्बन लिखा आपने। जब कभी भी बर्नट की बात आती है कि इस चीज को, इट इज बर्नट इन एयर, इट इज बर्नट इन एयर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट इज बर्नट इन एयर, इट इज बर्नट इन एयर, मतलब रिपीट आफ्टर मी, इट इज बर्नट इन एयर, मतलब आपको हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है उसको, और क्या बन जाएगा, CO2। ये तो मैंने कार्बन ले लिया, मैं कोई भी और बात करूँ, मैं किसी और चीज को जलाता हूँ, बर्न मतलब जलाना, जलाना किसकी प्रेजेंस में जलती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमेशा ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी, इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन पहचानना सिखाऊंगा, वरना आप तो कॉपी खुद कर देख, कॉपी कर सकते हो, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, तो इट इज बर्नट इन एयर, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, CO2 बना लेता है। देखो पहले तो अपन को क्या करना था, ऐसे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कितना प्रोड्यूस होगा, तो सबसे पहले अपन को देखना है कि वो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो इट मीन्स ये बैलेंस रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो अपन को उसको डेफिनेटली बैलेंस करना पड़ता, सॉरी, उसके बिना ये हो नहीं पाता, ठीक है। तो देखो कार्बन के आगे कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा ना, तो अपन 1 कंसिडर कर सकते हैं। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा, 1 कंसिडर कर सकते हैं, 1, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या स्टाइक्योमेट्री है, 1 1 जो मैंने लिखा ना, ये अपन क्या करते हैं, इनको स्टाइक्योमेट्री को अपन अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करूंगा, जैसे मान लीजिए 1 मोल, मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है।
ये मैंने ऐसे यूज कर लिया। हो सकता है मैं इसको ऐसे यूज कर सकता था, 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन या 1 एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है, तो अपन ऐसे भी इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोल की बात हो रही है तो इसको मैं मोल के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। तो देखो इसने क्या पूछा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब यही है, ये स्टैक्योमेट्री का मतलब यही है। 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और बनाता क्या है 1 मोल ऑफ CO2। तो पहले का आंसर आ गया, क्या बनाता है 1 मोल ऑफ CO2 बनाता है। तो पहले वाले में कितनी प्रोड्यूस होगी 1 मोल, पहले वाले में CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी 1 मोल। ये चलो आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, अगर ये थोड़ा सा, जैसे N2 + H2 है मेरे पास, ये NH3 बनाती, NH3 बना लिया, तो ये रिएक्शन मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो जैसे मान लीजिए N2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो आप इसको बैलेंस करने के लिए। चलो मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, जिससे आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2NH3, अपन ने इसको बैलेंस कर दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया 3। इसको भी इरेज करना पड़ेगा क्या, एक मिनट। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ N2 प्लस, तो 2NH3 3H2, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या गया, ये N2 का क्या है 1 मोल, रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ H2 के साथ और बनाता क्या है 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ 2 मोल अमोनिया बनाता है। तो ये ऐसा समझिए, तो यहाँ पर 1 मोल प्रोड्यूस होगा CO2 का। तो पहले का आंसर आ गया अपने पास। अब यहाँ बोलोगे सर इतना सिंपल, अरे रुको बेटा, अभी तो मेन चीज़ आने वाली है इस क्वेश्चन की जो है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ ना साइड वाले को, क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी इसके लिए। ठीक है, अब बात आती है इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात है, वो है अभी रुको बता ही देता हूँ ना। देखो सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो यहाँ पर ग्राम दिया गया है, यहाँ पर 1 मोल दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर 1 मोल दिया हुआ है। देखो अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल 1 मोल, तो अपन 1 मोल, मैंने बोलता हूँ किलोग्राम को किलोग्राम से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप किलोग्राम को मीटर से कंपेयर नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, किलोग्राम को किलोग्राम से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप किलोग्राम को मीटर से कंपेयर नहीं कर सकते। किलोग्राम को आप ग्राम से कंपेयर करने के लिए उसको पहले किलोग्राम में बदलोगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर 1 मोल दिया हुआ है और यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है ना, तो अपन को पता लगाना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसके अंदर, इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आप बोलोगे सर ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, पहले समझते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है, रिएक्शन करता है बी के साथ, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी दोनों रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं ए बी। जब ए और बी दोनों रिएक्शन करते हैं तो जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, जो सबसे पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लीजिए ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं और बी खत्म हो गया और अभी कंटेनर में ए बच गया, ए पूरा रिएक्ट खत्म नहीं हुआ, तो सबसे पहले खत्म कौन हुआ बी, तो बी क्या हो गया LR, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। जो सबसे पहले खत्म होता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अपन को और लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से ही अपन को क्वेश्चन सोल्व करना होता है जब ऐसी कंडीशन आती है। पहचानना कैसा है, अगर दो यूनिट अलग अलग दे रखी हो तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करना है। जब अलग अलग दो अलग अलग यूनिट दे रखी हो, जैसे यहाँ पर मोल दे रखा है, यहाँ पर ग्राम दे रखा है, तो आप क्या यूज करना है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अपन को इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। चलो सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सेम वही लिखे हुआ है ना कि कार्बन इज बर्नट इन दी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाता है CO2 बनाता है। तो एक बात बताइए, पहले तो मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूँ, मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाता हूँ। तो इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो मतलब 1 मोल मतलब इसका 12 ग्राम, इसका 32 ग्राम। आप बोलो सर ये 32 ग्राम कहाँ से आ रहा है, इसका 40 ग्राम। अरे भाई अभी तो निकाला था अपन ने। मोल क्या होता है 1 मोल दे रखा है कार्बन का, गिवन मास अपन को निकालना है, गिवन मास अपन को निकालना है कि कितना ग्राम है कार्बन का, मोलिकुलर वेट कितना होता है 12 होता है, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो गिवन मास आ जाएगा। अरे ये सिंपल याद रखो, 1 मोल का मास उसके मोलिकुलर वेट के बराबर ही होता है। 1 मोलिक्यूल का मास या 1 मोलिक्यूल कोई भी चीज़ हो, 1 मोल हो, कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है तो उसका मास उसके मोलिकुलर वेट या उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो 12 ग्राम हो गया कार्बन का, ऑक्सीजन का 32 ग्राम हो गया। समझ में नहीं आता मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा।
कार्बन का कितना, 1 मोल में कितने ग्राम है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन में कितने ग्राम है, 32 ग्राम। और CO2 कितने में, 44 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 12 ग्राम रिएक्ट करता है 32 ग्राम के साथ, तो 44 ग्राम CO2 बनाता है। दोबारा समझो इसका मीनिंग क्या है। 12 ग्राम रिएक्ट करता है 12 ग्राम रिएक्ट करता है 32 ऑक्सीजन के साथ, और 44 ग्राम क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो आप एक बात बताइए, अगर आपको 12 ग्राम को खत्म करना है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। 12 ग्राम को खत्म करना है आपको, 12 ग्राम को कम्प्लीटली खत्म करना है, 32 ग्राम को कम्प्लीटली खत्म करना है, तो 12 ग्राम रिएक्शन करेगा 32 ग्राम के साथ। लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 16 ग्राम। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, 16 ग्राम। मतलब 12 ग्राम को खत्म करने के लिए 32 ग्राम चाहिए, लेकिन गिवन कितना है, 16 ग्राम। तो 12 ग्राम कंप्लीटली खत्म नहीं हो पाएगा। 12 ग्राम कंप्लीटली खत्म नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले खत्म कौन हो जाएगा, 16 ग्राम। कौन हो जाएगा, 16 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन पहले खत्म हो रहा है। आप बोलोगे क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि सर 32 ग्राम चाहिए, लेकिन है क्या, 16 ग्राम ही है, तो इसलिए सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से अपन क्या निकालते हैं, कि लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से अपन सारी कैलकुलेशन करते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब कैसे करनी है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मान लीजिए 32 ग्राम प्रोड्यूस करता है, 32 ग्राम प्रोड्यूस करता है क्या, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो एक बात बताइए मुझे, 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 44/32 × 16 ग्राम। ये तो बेसिक कैलकुलेशन ना। 32 ग्राम 44 प्रोड्यूस करता है, तो 16 ग्राम कितना करेगा, 1 ग्राम का निकाल लो, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2, ये 2, तो क्या आ जाएगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा 22 ग्राम CO2। अब ध्यान से देखना, 16 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन से कितना प्रोड्यूस होगा, 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि 16 ग्राम लिया अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और 32 से कितना होता है, 44 होता है, तो 16 ग्राम से कितना होगा, 22 ग्राम। इज दैट क्लियर। ये था इसका मेन फंडा, लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हमेशा ध्यान रखना। जो ये कैलकुलेशन किया ना कि कितना बनेगा, तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर कैलकुलेशन करनी है। आपको हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, अब दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए जो मेन फंडा है इसका ना, अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको। वैसे ना आपको अगर सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, तो पहला तो जो थर्ड वाला तो नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है भाई। हो गया थर्ड वाला तो। एक बात बताओ भाई, उसने क्या बोला है, 2 मोल्स और 16 ग्राम। अरे एक बताओ, 1 मोल में 1 मोल और 16 ग्राम आपने लिया था सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, 16 ग्राम। और यहाँ पर 2 मोल लोगे और यहाँ पर 16 ग्राम है, अभी भी कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन ही तो होगा। आप बोलोगे क्यों, अरे भाई जब 1 मोल को 16 ग्राम कंप्लीटली नहीं जला पाया, तो 2 मोल को कैसे जलाएगा। वो तो पहले ही 1 मोल, वो तो पहले ही 1 मोल को खत्म करने से पहले खुद खत्म हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, जो पहले खत्म हो जाए, जो पहले खुद मर जाए। तो 1 मोल से तो डरकर वो 1 मोल को, उसने 1 मोल को देखा, वो खुद खत्म हो गया। और अब तो यहाँ पर 2 लोग और आ गए, 2 मोल और आ गए। क्या आ गए, 2 मोल और आ गए, 2 मोल और आ गए। तो 1 मोल को खत्म नहीं कर पाया, तो 2 मोल को कैसे खत्म करेगा वो। तो इसीलिए बेटा ध्यान रखना, जो 16 ग्राम दे रखा है, यही दोबारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें भी क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसमें भी क्या होगा, थर्ड वाले में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। इसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या, 32 ग्राम के लिए अपन को चाहिए 44 ग्राम CO2। आंसर वैसे सेम ही आ गया, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। 16 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, 44/32 × 16, दो से ये कट जाएगा, 22 टाइम्स, तो 20 CO2। आंसर दोनों का, इसका भी 22 ग्राम आएगा, इसका भी 22 ग्राम आएगा। बस उसने बस घुमाया था, बस उसने 1 मोल लिया था, इसमें 2 मोल कर दिया। सिंपल फंडा ये था इसका। इसमें बताओ, मुझे बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट हो,
अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना, मैं वहाँ पे डाउट कैटर कर लूँगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो मुझे लेक्चर यहीं पे पॉज करना पड़ेगा, यहीं पे रोकना पड़ेगा। और आपका कोई भी फीडबैक हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई स्पीड बता देना, स्पीड ज़्यादा है कम है, सब कुछ आप मुझे फीडबैक दे देना, क्योंकि मैं इस सीरीज में, इस कैंप पल्स जो यूट्यूब चैनल है, इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करने वाला हूँ, जेई नीट एडवांस लेवल